हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि यू विल बी फाइन विद ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एंड एंजॉइंग विद देम। सबसे पहले आप उन सभी स्टूडेंट्स का जो किसी न किसी रूप में कंपटीशन में अंग्रेजी भाषा का इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी करते हैं और जिनमें इंग्लिश बहुत ही मेन आती है, तो आप सभी का संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। मैं इन दिनों इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ 50 गोल्डन रूल्स पे। आज उसके तहत 50 गोल्डन रूल्स का चौथा यानी अंतिम पार्ट है, तो आपका बहुमूल्य समय न वेस्ट करके चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इन वीडियोस में आप देख रहे होंगे कि मैं लगातार कुछ ऐसे नियम बता रहा हूँ जिन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर पेपर देते हैं या परीक्षाओं को नोटिस करें तो आप ये पाएंगे कि काफ़ी क्वेश्चंस उनसे आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे, 37 और 38। द टू मैन वेर क्वारलिंग विथ वन अनदर, दोनों व्यक्ति एक दूसरे से लड़ रहे थे, क्लेमिंग दावा करते हुए, द सेम वॉच एज देयर ओन, कि ये हमारी वाली वॉच है, मतलब दोनों उस पर समान रूप से दावा कर रहे थे। दूसरा वाक्य कहता है नॉट ओनली शी विल गो टू द पिक्चर्स बट शी विल ऑल्सो मीट सम ऑफ हर कॉमन फ्रेंड्स इन द इवनिंग। तो चलिए, मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं वेस्ट कर, क्योंकि आज नियम ज़्यादा है, आज तो थोड़ा 50 तक हमें कवर करना है, इसलिए मैं आपको सीधा समझाने का ही प्रयास करता हूँ। इसमें देखिए नियम क्या है। इन दिनों अभी जो चल रहे हैं 15 गोल्डन रूल्स में, उसमें इन दिनों जो मैं बता रहा था वो केस पे भी तो काफ़ी कुछ था, पोसेसिव केस पे। तो देखिए जैसे द टू मैन वेर क्वारलिंग विथ वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन। तो देखिए एक नियम ये कहता है कि ईच अदर और वन अनदर, इसको जानिए। देखिए वाक्य में अगर इन दोनों का प्रयोग है तो हालांकि यह पोसेसिव केस वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूं क्योंकि आता है परीक्षाओं में बहुत। अगर ईच अदर वाक्य में आया और पोसेसिव केस का अगर प्रयोग होगा, तो अगर वो पोसेसिव केस इन पर लग रहा है, पोसेसिव केस यानी अगर ये किसी चीज पर पोसेशन शो करेंगे, अगर पोसेशन शो करेंगे तो इसमें नियम यह है कि इनके अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। अगर ये केस होगा पोसेसिव केस, तो पोसेसिव केस का मतलब यदि ये शब्द किसी पे हक का दावा कर रहे होंगे तब इनके अंत में एपोस्ट्रोफी एस से पोसेशन शो होता है। अब वन अनदर पे तो यहां लगेगा वन अनदर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ईच अदर और वन अनदर का पोसेसिव केस में प्रयोग हो तो इनके अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगता है, लेकिन ये नियम है। अब यहाँ है कि नहीं वो अलग बात है। फिर एक नियम ये है जो बहुत ही परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है, काफी ये इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से, ईच अदर और वन अनदर। इसको परीक्षाओं में काफी पूछता है, ईच अदर और वन अनदर। देखिए वैसे आप मॉडर्न यूजेज में तो काफी आप किसका भी प्रयोग कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी जब परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो ये इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है कि ईच अदर का प्रयोग जब होता है जब ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू, जब दो के बीच में अगर हमको अंतर संबंध दिखाना है तो ईच अदर का प्रयोग होता है। और यही चीज अगर मोर देन टू हो, मोर देन टू के बीच अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाना है तो वन अनदर का प्रयोग होता है। तो एक और चीज जानिए, अगर इन दोनों का प्रयोग पोसेसिव केस में अगर हो रहा है, पोसेसिव केस में जैसा मैंने अभी बताया, तो इनके पोसेसिव केस में इनके बाद पर लगेगा, यानी इनके अंत पर, ठीक। लेकिन अगर इनके साथ एक और भी नियम है इससे संबंधित, अगर पोसेशन जहां बताया जा रहा हो वहां पर एल्स वर्ड आया हो, एल्स ये वर्ड, तो उसके बाद ईच अदर पर न लग के एल्स पर लगता है, एल्स पर, इस पर लगता है एपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो यानी अब कितने नियम हो गए आपको, अब समझने का ये नियम है
कि ईच अदर का प्रयोग दो के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप बताने के लिए होता है, वन अनदर का प्रयोग मोर देन टू के बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप बताने के लिए होता है। और अगर इनका पोसेसिव केस में प्रयोग हुआ है तो ईच अदर के बाद लगेगा और इसका वन अनदर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, एक नियम ये कहता है। लेकिन एक नियम ये भी कहता है कि अगर इन दोनों वर्ड के बाद एल्स का प्रयोग हुआ हो, इस शब्द का प्रयोग हो, तो ईच अदर पे न लग के अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पर लगता है। अब जहां तक मेरा मतलब ज्ञान है वो ये बता रहा है कि मोस्टली इनसे संबंधित बातें मैंने बता दी हैं। तो अब देखते हैं द टू मेन वेयर क्वारलिंग विथ वन अनदर। देखिए यहाँ रेफरेंस कितने का है, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि सेंस पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ रेफरेंस कितने का है, दो व्यक्तियों का रेफरेंस है और यहाँ किसका प्रयोग कर रहा है, वन अनदर का। तो स्वाभाविक सी बात है, अभी पढ़ाए हुए नियम से आप समझ सकते हैं कि दो के रेफरेंस में वन अनदर का प्रयोग ना होकर क्या होना चाहिए, ईच अदर का प्रयोग होगा, जो कि इस पार्ट में गलत है। ठीक, अब देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखिए आप जानते हैं नॉट ओनली, अब देखिए इसका नियम समझिए, नॉट ओनली डैश 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 के बाद कहीं ना कहीं बट ऑल्सो। देखिए ये पेयर कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है और ये है पेयर्ड कंजंक्शन। पेयर्ड कंजंक्शन यानी इनका जब भी प्रयोग होता है पेयर में होता है। ऐसे कंजंक्शन जिनका प्रयोग पेयर में होता है उनको एक और वर्ड से भी कहते हैं को रिलेटिव। देखिए आपकी जानकारी होनी चाहिए काफी, इनको कहते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस, इनको को रिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। ऐसे कंजंक्शन जो पेयर में आते हैं, जो ऐसे कंजंक्शन जो पेयर में आते हैं उनको को रिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। अब इनसे संबंधित नियम समझिए, ये पेयर कंजंक्शंस हैं और भी पेयर कंजंक्शंस के पेयर हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये तो बता चुका, सॉरी ये बता चुका हूं मैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर आइदर और। ठीक है, ये इस तरह के, ये जो हमेशा पेयरिंग में आएंगे तो ऐसे पेयर्ड कंजंक्शन है। लेकिन अभी ये बात आपको पता होना चाहिए, कोरिलेटिव कंजंक्शन है और ये कंजंक्शन है, ये दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को या सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम करते हैं, तो यानी ये कंजंक्शन है। लेकिन अब इसमें संबंधित एक और नियम जानिए, आपको अगर नहीं पता हो तो जानिए कि नॉट और अलग से अगर देखा जाए तो ओनली भी, अगर ये नॉट से अगर कोई पूछे क्या है तो ये एडवर्ब है, ये भी जानिए एडवर्ब है ये, और ओनली भी एडवर्ब है। तो अब देखिए कैसे आदमी फंसता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक पेयर्ड कंजंक्शन भी है यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन भी है, लेकिन नॉट और ओनली क्या है, एडवर्ब भी है। तो अब आप अगर नहीं जानते तो जानिए कि अगर किसी वाक्य के सेंटेंस की शुरुआत, मतलब अगर वाक्य की शुरुआत में एडवर्ब, अब एक नियम ये है एडवर्ब का नियम ये कहता है कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत में एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज आ जाए। अब एडवर्बियल फ्रेज क्या होगा, एडवर्बियल फ्रेज मतलब ऐसे शब्द समूह जो एडवर्ब का काम कर जाए। तो ये नियम ये कहता है कि अगर ये एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज किसी वाक्य की शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में आ जाए तो उस वाक्य में अगर ये एडवर्बियल फ्रेज एट द स्टार्टिंग है, एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर ये वाक्य के शुरुआत में है तो उस वाक्य में क्या होगा, उस वाक्य में होगा इनवर्जन। ये इनवर्जन का नियम है। अब आपके लिए फिर एक प्रॉब्लम है, बहुत लोग नहीं जानते इनवर्जन क्या हुआ भाई। देखिए इनवर्जन का मतलब, आप इनवर्स माने जानते हैं उल्टा होता है। तो देखिए नॉर्मल जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या कहता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर ये कहता है कि पहले सब्जेक्ट आता है वाक्य में, सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वर्ब आती है। ठीक है, सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मान लीजिए वाक्य में सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाए तो अगर यूज ऑफ वर्ब बिफोर ए सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट से पहले अगर क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, तो क्या होगा, ये इन्वर्जन है, ये इन्वर्जन होता है। देखिए बहुत बार हम लोग प्रयोग करते हैं इन्वर्जन का, लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली या अननोइंगली प्रयोग करते हैं इस नियम का। अब आपको, जैसे मैं आपको देखिए उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, अगर आपसे मैं कोई किसी से पूछे कि देयर और हियर क्या है, हियर और देयर, तो आपको पता भी नहीं होगा कि हियर देयर क्या है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है। तो आपने नॉर्मली, आपने इससे पहले बहुत वाक्य पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए हम एक देयर से वाक्य बनाए, तो देयर वॉज ए लॉयन इन अ जंगल। अब देखिए जरा ध्यान से इस वाक्य को, ये हम सभी प्रयोग करते हैं, लेकिन आप प्रयोग अननोइंगली करते हैं, ये जानते हुए नहीं करते कि हम एडवर्ब से वाक्य की शुरुआत कर रहे हैं तो इन्वर्जन हो रहा। नियम, एक एडवर्ब का नियम ये कहता है कि अगर कोई एडवर्ब वाक्य की शुरुआत में आ गया तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी, उल्टा होगा, सब्जेक्ट से पहले ही वर्ब आ जाएगी। अब देखिए यहां पर देयर जो है एडवर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है लॉयन। किसके बारे में बात कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, लॉयन के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए ध्यान से कि सब्जेक्ट से पहले क्या आ गई, वर्ब। आपको तो पता भी नहीं चला। तो ये वास्तव में देखा जाए तो जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गई तो ये हो गया इन्वर्जन, ठीक है, ये एक नियम है। तो ये भी आप जानिए, इसको भी आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट से पहले अगर वर्ब आ रही है तो इन्वर्जन हो रहा है। ये एक नियम है एडवर्ब का। अगर किसी वाक्य की शुरुआत एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज से होगी, अगर वो स्टार्ट में होगा तो उस वाक्य में इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, यानी ये वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, ठीक है, ये नियम है। लेकिन मेरा बताना भी फिर अभी पूरा बात नहीं हुई। तो नॉट भी एडवर्ब है और ओनली भी एडवर्ब है। अब देखिए, लेकिन नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कंजंक्शन पेयर भी है। तो अब प्रॉब्लम है ना आपके लिए, तो आपके लिए प्रॉब्लम ये हो रही कि अगर नॉट ओनली से वाक्य की शुरुआत हो तो ये नॉट एडवर्ब और ओनली भी एडवर्ब। तो अब एडवर्ब से अगर वाक्य की शुरुआत हो रही तो स्वाभाविक सी बात है, एडवर्ब के नियम के तहत क्या होना चाहिए, एडवर्ब के नियम के तहत पहले वर्ब आनी चाहिए। वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब ही क्यों ना आ जाए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, कोई ना कोई आएगा। किससे पहले आएगा, किसके पहले, सब्जेक्ट से पहले। ये नियम है। तो अब देखिए यहां पर नॉट ओनली शी विल, देखिए कितनी गड़बड़ हुआ ना। अब देखिए, अच्छा एक और बात भी, एक और नियम भी जानिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैंने अभी जैसे भी जिक्र में बताया अपने लेक्चर में, ये कंजंक्शन पेयर है। और कैसा कंजंक्शन पेयर है, पेयर में आएगा, ये हमेशा जोड़े में आता, कोरिलेटिव कंजंक्शन है और ये एडवर्ब भी है। तो एडवर्ब में ये नियम लगेगा, ये इन्वर्जन का। और एक और बात इससे संबंधित जान लीजिए, नॉट ओनली जब जोड़ेगा तो जिनको भी जोड़ेगा ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करेगा, सेम पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि एक तरफ नाउन को कनेक्ट कर रहा है तो एक तरफ वर्ब को कनेक्ट कर देगा। यानी नॉट ओनली बट ऑल्सो जब कंजंक्शन के रूप में कनेक्ट करेगा तो जिनको भी कनेक्ट करेगा वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक नियम ये भी है, ये भी नॉट कंजंक्शन का। तो अब देखिए, अगर ये वर्ब को कनेक्ट कर रहा है तो इसके बाद भी क्या आना चाहिए, वर्ब को कनेक्ट करना चाहिए। अगर इसके बाद नाउन आ रहा है तो इसको नाउन आना चाहिए। अगर इसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो इसके बाद भी एडजेक्टिव आना चाहिए। इसके तहत सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करता है। अब देखिए इसको जरा, यहां देखिए नॉट ओनली शी आया और यहां बट ऑल्सो, ऑल्सो के बाद देखिए ध्यान से, ऑल्सो के बाद मीट आया, वर्ब आ रहा है, वर्ब आ रहा है। और यहां नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है, यहां पे प्रोनाउन आ रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम है ना, ये कंजंक्शन होते हुए भी सही पार्ट को नहीं जोड़ पा रहा। ऑल्सो के बाद मीट आ रहा है, नॉट ओनली के बाद शी आ रहा है, गड़बड़ है। अब अच्छा ये अब कैसे ठीक हो, लेकिन यहां से भी तो सही बात है कि नॉट ओनली क्या है, नॉट ओनली एक एडवर्ब भी है। तो एडवर्ब है तो उस एडवर्ब का नियम ये कहता है कि सब्जेक्ट से पहले क्या आना चाहिए, वर्ब। तो यहां पर होगा नॉट ओनली विल शी गो। अब देखिए ये
विल को शी के पहले करना पड़ेगा। तो अब नॉट ओनली किसको कनेक्ट कर रहा है, एक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को। तो नॉट ओनली विल शी गो टू द पिक्चर्स, न केवल वह क्या करेगी फिल्म देखने या पिक्चर्स जाएगी, बट शी विल। अब देखिए यहां पर ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है, मीट यानी वर्ब, और यहां पे नॉट ओनली के बाद क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब। यानी इधर भी वर्ब आ गई और ऑल्सो के बाद भी वर्ब आ गई, यानी ये कंजंक्शन का नियम भी सेटिस्फाई हो गया, यानी सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ रहा है। और इधर से नॉट ओनली एडवर्ब, नॉट भी एडवर्ब, और नॉट ओनली एडवर्ब का नियम ये कहता है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब को आना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। फिर से जानिए कि अगर एडवर्ब से या एडवर्बियल फ्रेज से वाक्य की शुरुआत होती है तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, एक नियम, और नॉट ओनली जब बट ऑल्सो जब भी जोड़ेगा तो वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होनी चाहिए, सेम। और ये दोनों नियम देखिए इसमें सही सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। नॉट ओनली विल शी गो, तो नॉट ओनली के बाद विल आ गया, और यहाँ ऑल्सो के बाद मीट, यानी वो भी वर्ब है। बस वर्ब तो है, ये हेल्पिंग वर्ब है और वो मेन वर्ब है। तो कहने का मतलब ये हो गया दोनों नियम इसमें सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, चलिए देखिए इतनी आपको जानकारी इस स्तर की होनी चाहिए। जब इस स्तर की आपकी जानकारी होगी तब आप उम्मीद करिए कि आप देखिए कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करिए, पहली चीज। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दे डिड नॉट केम आउट विक्टोरियस yet they were not disappointed, rather satisfied because they had played well. Do you doubted about the success of this boy? क्या तुमको इस लड़के की सफलता पे कोई शक था? Who is used to, जो कि आदी है, working hard in all circumstances, जो हर परिस्थिति में क्या है, मेहनत करता है। अब देखिए फिर वो बात, तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ऐसे नियमों को पहले प्रबल कर लीजिए जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ बता ही देता हूं पहले, जो नियम अक्सर परीक्षा में आते हैं। पहला चीज ये जानिए, डू का कोई भी रूप हो, डू का कोई भी रूप हो, डू हो, डज हो, डिड हो, डू का कोई भी रूप हो। देखिए 3 नियम परीक्षाओं में वर्ब पे आधारित बहुत पूछे जाते हैं। ये 3 नियम, इन तीनों नियमों की जानकारी रखिए, आप बहुत बेनिफिट में रहेंगे। डू, डज, डिड, डू के किसी भी रूप के बाद जब वर्ब आती है, वर्ब आएगी तो वो मेन फॉर्म में आएगी, यानी पास्ट टेंस नहीं होगा, मेन फॉर्म। ठीक, मेन फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस में आएगी, मेन फॉर्म में आती है। एक नियम ये कहता है वर्ब का कि डू, डज, डिड के बाद जब भी कोई अब वर्ब आएगी, इसमें क्वेश्चन आते हैं अक्सर परीक्षाओं में, एरर बना के आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, इंप्रूवमेंट पे आते हैं, तीनों पे बनाता है क्वेश्चन। तो ये नियम याद रखिए कि डू के किसी भी रूप के बाद जब वर्ब आएगी तो वो मेन फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ठीक, दूसरा नियम कहता है कि हैज, हैव का कोई भी रूप हो, हैव का कोई भी रूप हो, हैव हो, हैज हो, हैड हो, हैविंग हो, कुछ भी हो, हैव का कोई भी रूप हो, इसके बाद जब वर्ब आएगी तो वर्ब हमेशा V3 यानी थर्ड फॉर्म, वर्ब हमेशा किस फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी। एक नियम ये है। और तीसरा नियम जो परीक्षाओं में वर्ब से रिलेटेड काफी पूछा जाता है वो ये है कि जितनी भी मॉडल वर्ब हैं, मॉडल वर्ब, अगर आपको नहीं पता तो मॉडल वर्ब जान लीजिए, ऐसी वर्ब जो किसी वर्ब के मूड को डिसाइड करती है या मोड को डिसाइड करती है कि कैसे उसका प्रयोग होगा। ठीक, तो वो उसकी मॉडल वर्ब होती हैं। आपको पता होना चाहिए, विल, शैल, ऑट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ये सब तमाम ऐसी हैं मॉडल वर्ब हैं। मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब मॉडल वर्ब हैं। तो एक नियम ये कहता है कि अगर मॉडल वर्ब आई तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन फॉर्म, मेन फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म आता है। अब ये 3 नियम आप याद करिए, परीक्षाओं में अक्सर आपके काम आएंगे। कौन सा, डू का कोई भी रूप हो, जब वर्ब आएगी तो मेन फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म यानी मेन फॉर्म। ठीक, हैव का कोई भी रूप हो, वर्ब जब भी आएगी तो थर्ड फॉर्म में होगी, और मॉडल वर्ब का कोई भी मेन वर्ब आएगी तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में। देखिए ये 3 नियमों पे अक्सर परीक्षा में एरर बना दिए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में इनका अक्सर प्रयोग हो जाता है, तो इसको आप जरा थोड़ा समझ लीजिए तीनों। ठीक, अब देखिए जैसे
ये डिड आया, इसमें देखिए डू का रूप आया और उसके बाद कौन सा लगा दे रहा है, केम। तो स्वाभाविक सी बात है दे डिड नॉट केम। अब प्रॉब्लम बहुत लोगों को तो ये भी है कि बहुत लड़के ये समझते हैं कि कम, केम और केम ऐसे समझते हैं कि फर्स्ट फॉर्म कम है, दूसरा केम है, तीसरा भी केम है। ऐसा नहीं है, कम, केम और जो थर्ड फॉर्म है वो कम है। यहां लड़का इसलिए फंस जाता है, इसलिए इसको अक्सर पूछ देता है। कम, केम और कम ही है, इसका थर्ड फॉर्म भी कम है। तो यहां अक्सर लड़के जानते हैं केम है थर्ड फॉर्म। तो हैव, देखिए डू का कोई भी रूप आएगा उसके पास वर्ब किस फॉर्म में आनी चाहिए, जैसे मैंने अभी नियम में बताया, फर्स्ट फॉर्म में। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो दे डिड नॉट कम। ठीक, अब इसकी व्याख्या मैं बहुत कर चुका हूं इसलिए अब और नहीं बताऊंगा। ठीक है, डू यू, देखिए फिर वही वाली बात है, डू के किसी भी रूप के बाद क्या आना चाहिए, डू आया, डू के किसी भी रूप के बाद अगर वर्ब आएगी तो क्या होगा, फिर वर्ब क्या किस फॉर्म में होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म में आनी चाहिए। ये डू के बाद, डू का कोई भी रूप हो, डू हो, डज हो, डिड हो, तो कोई भी रूप हो डू का, उसके बाद वर्ब क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो अगर यहां से देखें तो डू यू डाउटेड होगा, नहीं, डू यू डाउट होगा। डू यू डाउट, यानी इसमें भी फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक, डू यू डाउट ईडी नहीं होगा। ठीक, आप समझ गए। चलिए, अच्छा एक यहाँ पे एक ये भी नियम जान लीजिए, यूज टू। यूज टू, देखिए क्या होता है, अब यहां पे भी लड़का फंसता है यूज टू के प्रयोग में। टू बहुत कंफ्यूज करता है। एक नियम है प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन का नियम ये कहता है, प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आया तो प्रोनाउन कौन से केस में आएगा, प्रोनाउन आएगा तो वो होगा ऑब्जेक्टिव केस में, यानी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए, अच्छा नहीं सॉरी, यहां पे एक चीज बताना है हमको, टू जो है प्रीपोजिशन भी प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन है। तो वर्ब का एक नॉन फाइनाइट रूप है जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में होता है टू प्लस V1, ये होता है टू प्लस, जैसे टू गो, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले। तो यानी टू प्लस V1 होता है तो इन्फिनिटिव होता है। अब देखिए प्रॉब्लम कैसे होती है कि टू अगर आया तो उसके बाद V1 आना चाहिए, एक ये किसका, इन्फिनिटिव वाला नियम है। लेकिन अब एक बात और जान लीजिए कि जिन शब्दों में वो उसके साथ जुड़ा हो, जैसे यूज्ड टू, हैबिचुएटेड टू, तो देखिए ऐसी स्थिति में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ऐसी स्थिति में अगर आएगा जिसमें कि वो शब्द इसके साथ वो जुड़ा हुआ है, अलग से नहीं है, वो इनके साथ, जैसे प्रायर टू, तो कहने का मतलब यूज टू, हैबिचुएटेड टू। एक इसका बहुत परीक्षा में अक्सर पूछता है ये, एडिक्टेड। एडिक्टेड माने होता है किसी चीज का लत लगा होना, एडिक्टेड टू। तो इसको ऐसे समझिए इसी के साथ है, वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन है, ये वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन है। तो इसके बाद यानी अगर वर्ब आएगी, वर्ब, अब देखिए प्रॉब्लम है कि नहीं, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि यहां इन्फिनिटिव कहता है कि टू के बाद V1 चाहिए, लेकिन ये नियम ये कहता है कि जिसमें भी वर्ड, जो वर्ब है टू, सॉरी प्रीपोजिशन है टू, वो अगर उस वर्ब के साथ जुड़ी है तो उसके बाद अगर वर्ब आएगी तो वर्ब प्लस ING आएगा। अब क्यों नहीं लड़का फंसेगा, लड़का इसलिए फंस जाता है कि एक जगह देखता है कि टू प्लस, देखिए एक जगह देखता है इन्फिनिटी में कि टू प्लस V1 है, टू प्लस V1, और यहां पे टू प्लस क्या है, वर्ब प्लस ING। अब ये दो रास्ते हो गए, लड़की को डाउट होना स्वाभाविक है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जब जिन शब्दों में टू जो है वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, यानी प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा हो, तो उनके बाद और उससे जुड़ा हो तो ये वर्ब प्लस ING का प्रयोग होता है। ये एक नियम ये कहता है, और ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी क्लियर करिए। तो अब देखिए यहां पर देखिए यूज टू, ये यूज टू एकदम इसके साथ का है, देखिए वर्ब प्लस क्या है, वर्ब प्लस ING है। ठीक, ज्यादा मेरा ख्याल है आपका क्लियर होगा। तो यानी उस टाइप में अगर यहीं पे कर देता
यही पे मान लीजिए कहता हु यूज टू गो, सॉरी हु यूज टू वर्क कर देता, वर्क, अगर यहाँ पे वर्क कर देता तो इस पार्ट में क्या हो जाता, एरर हो जाता, लेकिन यहाँ एरर नहीं था, यहाँ एरर था कि डू यू, डू के हिसाब से डाउट होगा DUBT, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, V1 आएगा। ठीक, ये मैं बता चुका हूं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इफ यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग फेल इन कीपिंग योर प्रोमिसेस, अगर तुम माफी मांग लो, किसके लिए, कि तुम अपने वचन नहीं निभा पाए। कीप वंस प्रॉमिस होता है, कीप वंस प्रॉमिस, तो आप अगर इस बात के लिए माफी मांग लो, अपोलोजाइज कर लो कि तुम अपने वचन को नहीं निभा पाए, तो यहाँ पे टाइपिस्ट का मिस्टेक है, योर फ्रेंड्स होना चाहिए था, ये टाइपिस्ट का मिस्टेक हो गया है, ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर योर फ्रेंड्स होगा, योर फ्रेंड। तो ये मान लीजिए ऐसे, अभी फिलहाल ये मान लीजिए कि योर रहा है, तो इफ यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग फेल इन कीपिंग योर प्रोमिसेस, अगर तुम इस बात के लिए माफी मांग लो कि तुम अपने वचन नहीं निभा पाए, तो तुम्हारे दोस्त, तो योर फ्रेंड्स विल फॉरगिव यू, तो तुम्हारे दोस्त क्या करेंगे, तुमको माफ कर देंगे। बी श्योर, इस बात के लिए तुम आश्वस्त रहो। यहां पे अभी फिलहाल इसलिए नहीं, ये टाइपिस्ट का मिस्टेक है, योर है वास्तव में। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग, हैव आया, हैव के किसी भी रूप के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, हैव के किसी भी, मैं इसकी व्याख्या कर चुका हूं, हैव के किसी भी रूप के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, V3 आना चाहिए, V3, और इसका थर्ड फॉर्म है फेल्ड, हैविंग फेल्ड होगा, यानी इस पार्ट में मिस्टेक, इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं। सिंस दे वेयर नॉट अवेयर, चूंकि उनको नहीं पता था, अवेयर माने जानकारी होना, तो उनको इस बात की जानकारी, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, रिजल्ट्स, परिणाम, रिजल्ट्स, परिणाम, उनको परिणामों की जानकारी नहीं थी, मतलब तो उनको ये नहीं पता था कि ये करने से ऐसा हो जाएगा। तो सिंस, और सिंस चूंकि का काम कर रहा है, चूंकि उनको परिणामों की जानकारी नहीं थी, सिंस दे वेयर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, दे माइट हैज आस्क्ड यू टू ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस माने होता है एक तरह से वायलेट, उल्लंघन कर जाना, वायलेट, उल्लंघन करना, उल्लंघन करना। ठीक, तो आस्क यू टू ट्रांसग्रेस दिस सोशल डिकोरम, डिकोरम माने होता है इस तरह से कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कोड ऑफ कॉन्डक्ट यानी व्यवहार का तरीका, ठीक, वे ऑफ बिहेविंग, ठीक, वे ऑफ बिहेविंग, क्या वे ऑफ बिहेवियर भी कह सकते हैं, वे ऑफ बिहेवियर, ठीक, नाउन ऑफ नाउन हो जाएगा, या वे ऑफ बिहेविंग भी हो सकता है। ठीक, तो अब देखिए, चूंकि उनको परिणामों की जानकारी, दे माइट, अब देखिए आपको समझना चाहिए, माइट आया, माइट कौन सा वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी तो कौन से फॉर्म में होनी चाहिए, वो मेन फॉर्म में होनी चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हैज या हैव, हैड, हैविंग, इसका जो मेन फॉर्म है वो मेन फॉर्म है हैव, अब बाकी सब लोग इसके रूप हैं, क्या है, हैज है, हैव है, हैड है, हैविंग है, ये सब इसके रूप हैं, इन सबका मेन फॉर्म ये है, मेन फॉर्म, ये इसका मेन फॉर्म है। तो जो जैसा कि तीसरा मैंने कहा था, तीसरा नियम मॉडल वर्ब का, फर्स्ट नियम मैंने ये बोला था कि डू के किसी भी रूप के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हैव के किसी भी रूप के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और मॉडल वर्ब के बाद कौन सा आता है, V1 यानी मेन फॉर्म। तो अगर माइट आया है, मॉडल वर्ब है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए, V1, तो V1 हो गया, V1 हो गया हैव, यानी इस पार्ट में हो गई मिस्टेक। ठीक है, देखिए नियमों को खूब पक्का, देखिए नियमों के पहले तो देखिए होता क्या है, पहले तो हमको नियमों की जानकारी हो, फिर नियमों की जानकारी हो और फिर उस नियमों की प्रैक्टिस हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमको जानकारी होती है लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती, तो हम उस समय पकड़ नहीं पाते जिस समय परीक्षा में आता है। अब चलिए, वॉकिंग इन द फील्ड लेट एट नाइट, ए स्नैक बिट मी,
and that was the reason why I was in a hurry। ठीक, अब देखिए हरी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके बावजूद भी ए लगा है इसके पहले, लेकिन ये गलत नहीं है। इन ए हरी एक फ्रेज है, इन ए हरी ये फ्रेजल है, ठीक है, तो वो सही है। ठीक है, मैं आपको नियम बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग बिकॉज द चार्जेस, यानी आरोप जो उसके ऊपर लगाए गए हैं वह बहुत ही गंभीर आरोप हैं, वेरी सीरियस है। चलिए पहले आप एक बात समझिए, ये इस टाइप का जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है। ये 43 जो टाइप है ये भी परीक्षा में काफ़ी पूछता है, तो इसको भी पहले आप जान लीजिए। इसको देखिए परीक्षाओं में अक्सर पूछता है, इसको भी आप अगर पेपर उठा के देखिए तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आता कैसे है। इसका नियम ये है कि देखिए वर्ब प्लस आईएनजी से, वर्ब प्लस आईएनजी से अगर किसी वाक्य की शुरुआत हो, यानी वर्ब प्लस आईएनजी अगर किसी वाक्य में कहाँ आ जाए, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग मतलब उन्हीं से शुरुआत हो, वर्ब प्लस आईएनजी से अगर सेंटेंस की क्या हो, सेंटेंस की स्टार्टिंग हो, तो ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन परीक्षा में अक्सर इस पे प्रॉब्लम बना के दी जाती है। उसको ये किया जाता है कि वर्ब प्लस आईएनजी से वाक्य की अगर शुरुआत हो तो एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या हो, मिस कर गया, यानी सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट को छुपा लेगा, वो मिस कर जाएगा। तो ये आपको चेक करना चाहिए कि वर्ब प्लस आईएनजी से ये हर एक हमेशा नहीं होगा, बहुत से ऐसे वाक्य हैं जिनमें स्टार्टिंग में होगा लेकिन उसमें सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन ये कॉमन एक एरर ऐसे बनाया जाता है कि वर्ब प्लस आईएनजी से जब वाक्य की शुरुआत हो तो हमको ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका सब्जेक्ट मिसिंग हो। जैसे इसके देखिए लोकप्रिय उदाहरण जो काफी अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, जैसे बीइंग ए रेनी डे, बीइंग ए रेनी डे वी पोस्टपोन आवर पिकनिक, हमने अपनी पिकनिक पोस्टपोन कर दी। अब देखिए क्या है, प्रॉब्लम होती है ऐसे में, अक्सर क्वेश्चन ऐसे, अक्सर बीइंग से शुरुआत, बीइंग पे तो अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि इसमें वर्ब प्लस आईएनजी से वाक्य की शुरुआत हुई तो हो सकता है कि सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की मिस्टेक हो। तो देखिए क्या कह रहा है कि बीइंग ए रेनी डे वी, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम ही रेनी डे थे, तो रेनी डे था कौन, तो इसको सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। तो इसमें अक्सर सब्जेक्ट क्या दिया जाता है, इसको दिया जाता है अक्सर सब्जेक्ट इट। तो ये ऐसे सुधरता है कि इट बीइंग ए रेनी डे, इट बीइंग ए रेनी डे, दिन जो था, दिन जो बरसाती होने के कारण, यानी बरसात वाला दिन होने के कारण हमने अपनी पिकनिक पोस्टपोन कर दी। तो इसको सब्जेक्ट आपको देना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे में इस पार्ट में अक्सर मिस्टेक होती है बीइंग से, ठीक, अक्सर क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। अब देखिए इसमें जरा चेक करें तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा देगा, आगे जाके वाक्य में पता चलेगा कि आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, कुछ एम्बिग्यूटी होगी, यानी कुछ जैसे आपको ये डिसाइड करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी कि सब्जेक्ट कौन है। तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट जब क्लियर ना हो तो उसको आप कह सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की मिस्टेक। तो उसको एक और नाम से भी बुलाते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की मिस्टेक, की मिस्टेक कब होती है, ये तब होती है सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, यानी जिक्र में जो सब्जेक्ट है उसको गायब कर देता है, और ये इसको, इस मिस्टेक को बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की मिस्टेक। और ये कब होती है, ये सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की मिस्टेक तब होती है जब वाक्य की शुरुआत किससे हो, वर्ब प्लस आईएनजी से हो। अगर वाक्य की शुरुआत वर्ब प्लस आईएनजी से, देखिए मैं फिर एक बार यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये हमेशा नहीं होगी, लेकिन होने की परीक्षाओं में अक्सर इसमें क्या करता है, एरर बनाने के लिए सब्जेक्ट को गायब कर देता है, यानी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की मिस्टेक देता ही देता है अक्सर, ठीक। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे के उदाहरण में देखिए, वॉकिंग इन द फील्ड मतलब मैदान में चलते हुए,
रात को लेट एट नाइट ए स्नेक बिट मी। अब देखिए यहां किसका जिक्र कर रहा है, ए स्नेक और एक मी भी है, कोई मी। अब देखिए उसने कहीं आई नहीं बोला, आई कहीं नहीं आया जिक्र में, लेकिन मी का रेफरेंस है यहां पर। तो अब देखिए यहां पर एक विरोधाभास ऐसा पैदा होता है कि रात में फील्ड में चल कौन रहा था, चलते हुए सांप ने मुझको काटा, चलते हुए सांप ने मुझको काटा, कि मैं चल रहा था तो सांप ने मुझको काटा। यानी अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये जो वॉकिंग की रात में जो क्रिया कर रहा है वॉकिंग, ये वॉकिंग कर कौन रहा है, ये वॉकिंग स्नेक कर रहा है या मी कर रहा है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम मान ली जाएगी क्या, कि चूंकि यहां पर मी कौन से केस में है, यहां पर मी ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये मान लिया जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की मिस्टेक है। यानी सब्जेक्ट मी का क्या होना चाहिए था, आई होना चाहिए था, आई। तो इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे, यहां पर मिस्टेक हो गई, वैसे यहां पर मिस्टेक है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की मिस्टेक है। क्या बनेगा ये, अब इसको सही करना पड़ेगा, व्हेन आई वॉज, व्हेन आई वॉज। अब मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। तो व्हेन आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड लेट एट नाइट, जब मैं रात में फील्ड में लेट नाइट चल रहा था तो एक सांप ने मुझको काट लिया, एंड दैट वाज द रीजन, और यही वो कारण है कि, अच्छा एक और भी यहां पे ग्रामर जान लीजिए, एक और जो कि यहां नजर पड़ गई हमारी, रीजन के बाद, रीजन कारण आएगा तो उसके बाद हमेशा वाई जरूर आएगा, वाई, यही कारण है, वाई आई फेल, दिस इज द रीजन वाई आई फेल्ड इन एग्जामिनेशन, दिस इज द रीजन। रीजन के बाद वाई का प्रयोग होता है, और बिकॉज के बाद, बिकॉज के बाद क्या होता है, बिकॉज के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। ये भी, इस पर भी एरर बना के पूछता है। अब इसको उलट देगा, बिकॉज के साथ वाई का प्रयोग कर देगा, रीजन के साथ ऑफ का प्रयोग कर देगा, नहीं इसको उसके साथ कर देगा, इसको उसको। तो ये यहाँ पे भी थोड़ा सा हल्का जान लीजिए कि रीजन जब आएगा तो वाई होगा, और बिकॉज आएगा तो उसके बाद बिकॉज ऑफ, ठीक है। अब रीजन के साथ ऑफ नहीं, बिकॉज के साथ वाई नहीं, यानी ये सही स्ट्रक्चर है। अब इसको उल्टा पुल्टा करेंगे तब एरर बनेगी, वो यहाँ पे है नहीं। यही वो कारण है कि आई वॉज इन, मुझे सांप ने काट लिया था, देयरफॉर आई वॉज इन हरी, इसलिए मैं जल्दी में था। ये भी देखिए परीक्षाओं में जो अगला क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है। देखिए क्या होता है, इसको भी समझिए। कुछ क्रियाओं के जो थर्ड फॉर्म होते हैं वो दो दो रूप होते हैं, और उनके अर्थ थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं। तो इस पर कोई भी प्रश्न पूछता है, तो जैसे आपको मैं उदाहरण बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए फॉल है, फॉल, ठीक है, फॉल है, फेल, आई फेल फ्रॉम द रूफ, फेल, फॉल, और एक है फॉलन, और एक है फेल्ड। ये अब हो सकता है बहुत लोगों ने तो ये वर्ड ही ना देखा हो, FELLED, फेल्ड। देखिए अब इसको समझिए, फिर इसको भी, इसका अर्थ होता है थर्ड फॉर्म में, मतलब जैसे गिरा, और इसका अर्थ होता है गिरा दिया गया, काट के गिरा दिया गया। तो कहने का मतलब अब वो क्या करेगा, जहां इसको प्रयोग करना वहां इसको प्रयोग करेगा, जहां इसको प्रयोग करना वहां इसको प्रयोग कर देगा। जैसे हैंग, एक हैंग वर्ब है, हैंग, ठीक है। अब हैंग एक वर्ब है, तो इसका हो गया हंग हो गया, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म दो है, एक है हंग और एक है हैंग। अब फिर यहां प्रॉब्लम, अब देखिए यहां दो है ऑप्शन, तो कब हंग कब हैंग, ये प्रॉब्लम है। देखिए इनके अर्थ आपको सही जानने पड़ेंगे। पहली बात, अगर इनके अर्थ आप सही जानते हैं, यानी इनका सेंस जो है, आपको सेंस सही पता होना चाहिए किस सेंस में इनका प्रयोग होता है। तो देखिए इसका जो होता है थर्ड फॉर्म हंग, इसको लटकाना या टांगना, इसका अर्थ होता है लटकाना, लटकाना वाला जब होगा, या टांगा गया, जो भी टांगा गया, टांगा, तो टांगा गया या लटकाया गया जो भी। लेकिन इस हैंग का अर्थ होता है फांसी पे टांगना, फांसी देना, मतलब फांसी के अर्थ में होगा। अब जैसे अब इसको कैसे गलत प्रयोग करेगा, इसको प्रयोग कर देगा द पिक्चर वॉज हैंग्ड। अब एक द पोर्ट्रेट
द पोर्ट्रेट, मान लीजिए पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी वॉज हैंग्ड बोल दिया, हैंग्ड। अब आपको पता ही नहीं चला, ये तो फांसी थोड़ी दे दी गई, तो मतलब एक लेडी की जो तस्वीर थी उसको टांगा गया, लटकाया गया, टांगा गया क्या अर्थ में, तो यहां पर हैंग्ड ना होकर क्या होगा, हंग होगा। यानी उल्टा पुल्टा ऐसे करके बनाया जाता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे बहुत से वर्ब हैं, अब मैं उन सारी वर्ब का यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे वर्ब पे बनाया जाता है कि कुछ क्रियाओं की जो थर्ड फॉर्म दो दो होते हैं, ठीक। अब अगर अब दो होते हैं तो उसमें एक जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म का काम करता है और एक एडजेक्टिव का काम करने लगता है, एडजेक्टिव का, ठीक, एक एडजेक्टिव का काम करने लगता है। जैसे आपको एक उदाहरण और भी बता देता हूं, जैसे एक वर्ब है ड्रिंक, ड्रिंक है, ड्रिंक का पास्ट टेंस क्या है, ड्रैंक है, पिया, और थर्ड फॉर्म दो है, ड्रंक और एक है ड्रंकन। अब लड़का क्यों नहीं फंस जाएगा भाई, अब ये दो फॉर्म आ गए, तो उसको ये पता होना चाहिए कि जब वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग कर रहा हूं तो ये आएगा, लेकिन अगर उसको अगर एडजेक्टिव के लिए प्रयोग करना है, एडजेक्टिव के लिए, तो वो ये आएगा, एडजेक्टिव के लिए ये आएगा, ये पार्ट आएगा। तो जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे ड्रंक बेगर है, ड्रंक बेगर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये गलत है। क्यों गलत है कि ड्रंक बेगर, बेगर तो नाउन है, तो इसको क्या बनना पड़ेगा, इसको बनना पड़ेगा एडजेक्टिव। कौन सा होना चाहिए, ड्रंक बेगर नहीं होगा, ड्रंकन होगा, यानी जिसने पिया हुआ है, ड्रंकन बेगर। बात समझ में आ रही है कुछ। तो बात यह है कि ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जिनके थर्ड फॉर्म के दो दो रूप हैं, तो उसमें एक रूप जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म का काम करता है और एक रूप जो है एडजेक्टिव का काम करता है। तो इस पर भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए, द क्रिमिनल विल बी, सर्टेनली विल बी, अब क्रिमिनल है, अपराधी है, तो क्या होगा, उसको अब हंग, टांगा जाएगा, लटकाया जाएगा, मतलब यहाँ पे फांसी के सेंस में जाएगा, वो उसको फांसी दी जाएगी, तो क्या होना चाहिए, हंग ना होकर हैंग्ड होगा। और अक्सर आपने देखा हैंग टिल डेथ होता ना, तब तक फांसी पे टांगो जब तक वो मर न जाए, ये लीगल भाषा में प्रयोग किया जाता है, हैंग टिल डेथ। चलिए कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड, इससे पहले कभी इतने फ्रस्ट्रेट नहीं रहे, एज टुडे, जितना कि आज हैं, व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं, आर डोमिनेंट, माने बहुत ज्यादा प्रबल हैं, यानी बहुत ज्यादा है। आई लर्न टू ड्राफ्ट ए लेटर, मैंने लेटर को ड्राफ्ट करना सीखा, इन ए सिस्टमेटिक वे, जानिए इनमें छुपे हुए नियम क्या है। देखिए, इसका तो मैं व्याख्या कर चुका हूं। अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको नहीं पता है इस बात का, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका नॉलेज उस जिस कॉम्पिटिटिव लेवल का चाहिए उतना है नहीं। तो देखिए, इसको मैं बता चुका हूं, लेकिन आपको यहां बता दूं कि नेवर जो है, नेवर जो है एडवर्ब है। नेवर क्या है, नेवर एडवर्ब है। अब वाक्य देख लीजिए कौन कहां आ रहा है, शुरुआत में, तो नेवर से वाक्य की शुरुआत हो रही है। वैसे तो बिफोर भी एडवर्ब है, तो नेवर बिफोर से वाक्य की शुरुआत हो रही है, यानी एडवर्ब से वाक्य की शुरुआत हो रही है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले व्याख्या की कि अगर एडवर्ब जो है वाक्य स्टार्टिंग में आएगा, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस अगर आएगा तो क्या होना चाहिए, होगा इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ये हो गया कि इन्वर्जन का मतलब हो गया वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में। ये बहुत नियम पूछा जाता है परीक्षाओं में, और आपको तो पता भी नहीं चलता कब ये आया कब गया। तो अब देखिए, नेवर बिफोर कभी ऐसा नहीं, लेकिन देखिए यहाँ क्या आ गया, द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया के बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आया, ये सब्जेक्ट आया, ये सब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और बीइंग फ्रस्ट्रेटेड आप जानते हैं ये मेन वर्ब है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए गड़बड़ हो रहा है ना, कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले ही आ रहा है सब्जेक्ट,
लेकिन इस नियम के तहत, एडवर्ब के नियम के तहत ऐसा होगा नहीं। तो होना क्या चाहिए, इसको होना चाहिए कि गड़बड़ है तो ये सब्जेक्ट बाद में जाए, हैव भी कम से कम, अगर मेन वर्ब नहीं आ सकती तो कम से कम हेल्पिंग वर्ब भी उठ के कहां चली जाए, सब्जेक्ट से पहले। तो होगा नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड एज टुडे। बाकी समझ गए, बात समझ लिए। चलिए अगला नियम देखिए, आई लर्न टू ड्राफ्ट ए लेटर इन ए सिस्टमैटिक वे। तो देखिए इसका भी एक नियम है, ये भी बहुत कम समझ में आता है लोगों को। देखिए कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, लर्न उनमें से है, लर्न है, नो है, ऐसी बहुत और भी क्रियाएं हैं, लेकिन अभी मैं जो नियम बताना चाह रहा हूं वो ये है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि उनके बाद अगर 2 + V1, 2 + वर्ब यानी क्या, इनफिनिटिव, फिर थोड़ी बहुत ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। इनफिनिटिव यानी कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि अगर उनके बाद 2 + V1 यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग हो, ये नियम कहता है, तो उनके पहले यहां कोई ना कोई, ये गड़बड़ है, ये इस तरह से नहीं आ सकता। इनके पहले कुछ ना कुछ कोई इंट्रोडक्टरी कोई वो वर्ड आना चाहिए, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड इनके पहले आना चाहिए। जैसे हाउ आ जाए, वेयर आ जाए, व्हेन आ जाए, कोई ना कोई क्या आना चाहिए, इनके पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। अरे देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखने में अच्छा लगता है, एकदम सही लगता है। आई डोंट नो टू ड्राइव ए कार, मुझे, अच्छा देखिए क्या लग रहा है, मुझे कार चलाना नहीं आता, लेकिन वास्तव में ये नियम ये कहता है कि लर्न, नो और तमाम और ऐसी वर्ब हैं, इनके बाद अगर 2 + V1 यानी इन्फिनिटिव आया ना, ये गड़बड़ है, ऐसे हो ही नहीं सकता इन्फिनिटिव। तो क्या चाहिए उसको चाहिए इसके पहले बीच में, यहाँ क्या चाहिए, यहाँ इस पार्ट में मिस्टेक है। अब यहाँ तो कुछ लगाओ तो अक्सर वो हाउ से तो क्लियर हो ही जाता है। तो अब अगर देखिए आई डोंट नो, तो क्या, हाउ टू ड्राइव ए कार, मैं नहीं जानता कि कार कैसे चलाई जाती है, हाउ टू ड्राइव ए कार। उसी तरह से लर्न भी उनमें एक क्रिया है, तो आई लर्न, मैंने ये सीख लिया, क्या, तो यहाँ लर्न वाली क्रिया है और यहाँ पे इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव, लेकिन ये वो क्रिया है कि जिसके बाद क्या है, इन्फिनिटिव का प्रयोग ऐसे हो ही नहीं सकता। यहाँ क्या चाहिए उसको, हाउ, व्हेन या वेयर, है ना, हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक, इस टाइप का कोई इंट्रोगेटिव वर्ड चाहिए उसको। तो हाउ से तो मैंने कहा कि अक्सर बात बन जाती है। तो आई लर्न, मैं सीख गया, हाउ टू ड्राफ्ट ए लेटर, कि एक लेटर की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। आई लर्न टू ड्राफ्ट लेटर इन ए सिस्टमेटिक वे, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से कैसे ड्राफ्टिंग होती है मैं जान गया। तो आप जान गए कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद, अक्सर इसको तो परीक्षा में बहुत पूछता है नो को, तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद अगर इन्फिनिटिव आए तो उसके बीच में क्या आना चाहिए, इस तरह का कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आना चाहिए। ठीक है, चलिए चूंकि हमारा टारगेट है 50 क्वेश्चन को आज कर लेना है, तो मैं थोड़ा तेजी से भी करा रहा हूँ, ये भी आप नोटिस कर रहे हैं। मैं पहले से अपने वीडियो मैंने कह दिया थोड़ा सा, चूंकि अब 50 तक आज खत्म कर देना है। तो चलिए, लेकिन अब देखिए इसमें तो थोड़ा सा कुछ बताना पड़ेगा हमें काफी डिटेल में, लेकिन फिलहाल मैं इसको सोच रहा हूं कि मैं किसी और दिन बहुत व्याख्या से बताऊंगा कि देखिए क्या होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये परीक्षा में क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, इसीलिए मैं इस पर एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा कंडीशनल सेंटेंसेस पे। कंडीशनल सेंटेंसेस ये परीक्षा में काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वैसे अब इस पर पूरा वीडियो बनाए तो काफी बात लंबी जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बता दूंगा, एग्जाम्पल के थ्रू कुछ बातें बता दूंगा। जैसे व्हेन पीपुल स्मोक सिगरेट्स, जब लोग सिगरेट पीते हैं या स्मोक करते हैं तो देयर हेल्थ विल सफर। तो देखिए क्या होता है, ये वैसे वास्तव में देखा जाए तो ये जीरो कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल ये वाक्य है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा ही। इफ यू विल वॉक स्लो यू विल बी लेट, इफ यू वॉक स्लो, इफ यू वॉक स्लो यू विल बी लेट, ऐसा होगा ही।
तो कहने का मतलब इसमें ऐसी दशा दी जाती है कि जो होगा उसके बाद एक परिणाम होगा ही होगा। जैसे इफ यू ड्रिंक टू मच, अगर बहुत ज्यादा शराब पीते हो तो योर लीवर विल गेट इन्फेक्टेड इफ यू ड्रिंक टू मच। तो इसमें एक ऐसा कंडीशन होता है कि जिसमें एक क्रिया होगी तो वैसा उसका परिणाम निकलेगा ही, इसमें कोई संभावना या सपोजिशन नहीं होता। जैसे अगर इसमें जैसे सपोजिशन कैसे होता है कि जैसे कि अभी मैं उसको भी बताता हूं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल भी बता देता हूं। तो जीरो कंडीशनल उसमें होता है कि जब एक क्रिया हो उसके बाद वो परिणाम आए ही। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, व्हेन पीपुल स्मोक सिगरेट्स, जब लोग क्या करते हैं सिगरेट पीते हैं तो देयर हेल्थ विल सफर, तो उनको प्रॉब्लम आएगी। ये बात एकदम सही है, क्योंकि जब लोग, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें प्रॉब्लम ये है जीरो कंडीशनल में होता ऐसे है, ऐसे होगा नहीं। इसमें होता यह है कि जीरो कंडीशनल में जो दोनों सेंटेंस बनेंगे वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और इसमें विल या शैल करके प्रॉब्लम दी जाती है अक्सर। जैसे कि मैं अपनी व्याख्या में बोल रहा था कि इफ यू विल ड्रिंक योर लीवर विल गेट इन्फेक्टेड, या इस तरह के वाक्य पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको जानना यह है कि जीरो कंडीशनल उसको कहते हैं कि जब एक क्रिया हो उसके बाद नेचुरली ऐसा होगा ही, मतलब उसमें संभावना की बात नहीं है, वैसा होगा ही, संभावना नहीं। जैसे अगर संभावना का, अगर मैं चिड़िया होता, तो अगर मैं चिड़िया होता तो मैं पूरे विश्व का भ्रमण कर लेता। तो ऐसा तो संभव तो है नहीं, ये तो सिर्फ क्या है, एक परिकल्पना है। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं चिड़िया बन जाऊंगा तो मैं घूम, ये ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये क्या है, ये सपोजिशन पे आधारित है, यानी मतलब ऐसे अनुमान पे आधारित है। तो इसमें जीरो कंडीशनल में अनुमान नहीं होता। जीरो कंडीशनल में होता क्या है कि एक क्रिया होगी तो उसके बाद दूसरी क्रिया होगी। तो इसमें क्या होता है, दोनों जो सेंटेंस होते हैं, बोथ सेंटेंसेस किस में होते हैं, बोथ सेंटेंसेस होते हैं। वैसे सेंटेंसेस क्या कहेंगे, उसको क्लॉजेस भी कह सकते हैं। तो दोनों क्लॉजेस होंगे, किस में होंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए व्हेन पीपुल स्मोक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब लोग क्या सिगरेट पीते हैं तो देयर हेल्थ क्या होना चाहिए, यहां पर विल नहीं लगेगा, देयर हेल्थ। अब देखिए हेल्थ क्या है, अनकाउंटेबल है, तो देयर हेल्थ सफर्स होगा। ठीक, देयर हेल्थ सफर्स, तब उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम होती है, सफर मतलब उसका नुकसान होगा, सफरिंग होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी। दूसरा है फर्स्ट कंडीशनल, जो फर्स्ट कंडीशनल होता है। अब मैंने कहा इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिर भी चूंकि अब बात आ गई है और थोड़ा समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से बता रहा हूं आपको। फर्स्ट कंडीशनल में इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो यू विल गेट गुड रिजल्ट या यू विल गेट सक्सेस। तो इसमें यह होता है, इसका ये नियम है कि अगर कंडीशन है, जो कंडीशन माने जो शर्त है, अगर शर्त किसमें हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर शर्त जो है किसमें हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो दूसरा क्लॉज जो होगा, जो दूसरा वाक्य होगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। अब देखिए दूसरा कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल में एक चीज होगी तो वैसा होगा ही, इसमें होगा, उसमें दोनों क्लॉज किसमें होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये इसकी विशेषता है जीरो कंडीशनल की। फर्स्ट कंडीशनल वो होता है जिसमें कि अगर जो कंडीशन बनेगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगी, और जो दूसरा वाक्य या क्लॉज बनेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। जैसे अच्छा, इसको इस एरर को परीक्षा में ऐसे भी पूछता है, देखिए इस एरर को कैसे कर देगा, वो ऐसे कर देगा, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है अगर तुम मेहनत करोगे, इसमें ये कंडीशन को बताने वाला शब्द है, यानी ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है। एक बात और जान लीजिए, जिस पार्ट में कंजंक्शन होगा वही कंडीशन बताएगा भी, वही शर्त बताएगा जिसमें भी कंडीशन होगा। जैसे इसमें व्हेन है, व्हेन, ठीक है, वही कंडीशन बताता है, वही शर्त बताता है जो जिसमें कंजंक्शन होगा।
तो इसका नियम ये कहता है कि जिससे कंडीशन, यानी फर्स्ट कंडीशन में तो जो कंडीशन बताई जाएगी वो किससे बताई जाएगी, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो यहाँ गड़बड़ हो गया ना, कंडीशन किससे बता रहा है, विल। तो इसमें ऐसे भी इसको बोलते हैं कि एक ही उसमें वाक्य में दो फ्यूचर का प्रयोग नहीं होगा, यानी यहाँ पर विल नहीं होगा, तो इफ यू वर्क हार्ड होगा, यानी ये गलत। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आपको दो कंडीशनल बता दिए, एक बता दिया जीरो कंडीशनल और एक बता दिया, अभी देखिए इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल श्योरली गेट सक्सेस, देखिए एक विल यहाँ और एक विल यहाँ, लेकिन ये फर्स्ट कंडीशनल है तो कैसे बनेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा, तो यहाँ विल नहीं होगा। चलिए अगला, यानी अब हम आपको बताएंगे सेकंड कंडीशनल, यानी जीरो और फर्स्ट मैंने बता दिया। अब सुनिए, यानी सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल में होता है वर्तमान समय में कोई ऐसी दशा बताई जाएगी जो संभव ही ना हो। जैसे अब इस समय मैं एक टीचर हूं, अगर मैं ये कहूं कि अगर इस समय मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, लेकिन ये सच्चाई कि मैं इस समय प्रधानमंत्री नहीं हूं ना हो भी नहीं सकता अभी फिलहाल, तो एक ऐसी दशा जो अभी वर्तमान समय में अधूरी है या पूरी नहीं हो सकती, ऐसी दशा बताई जाएगी और एक अनुमान पे आधारित होगी, अनुमान पे। तो ऐसा होता, अगर जैसे मैं कहूं कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं सारे बेरोजगार लोगों को नौकरी दे देता, तो ये वास्तव में ऐसा है नहीं कि मैं, ये अनुमान पे आधारित, अगर ऐसा होता तब ऐसा होता ना। तो इसको कहते हैं, इस तरह की कंडीशन को कहते हैं सेकंड कंडीशनल। ठीक है, तो ये है, अब एक तरह से देखा जाए तो तीसरा, यानी सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, सेकंड कंडीशन में किस समय होगा, ये होगा वर्तमान समय में, ऐसे समझिए वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में कुछ ऐसी बातें होंगी जो संभव नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, वो होंगी कब जाके, वो ऐसा होगा ही नहीं वर्तमान में, वो एक अनुमान पे आधारित होता है। तो लेकिन अगर ये वर्तमान में होगा तो इसका नियम है, और इसका एक अब फोर्थ कंडीशनल है कि थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल ये कब होगा, ये कंडीशन ऐसी बनेगी जो पास्ट की थी, अतीत की। जैसे मान लीजिए मैं आज के 10 साल बाद ये सोचूं कि अगर मैं आईएएस बन गया होता, कब बन गया होता, अतीत में, तो यानी ये कंडीशन वर्तमान में होती है और ये कंडीशन जो अंतिम कंडीशन बनेगी वो कब होगी, पास्ट में। अब इस नियम को भी समझ लीजिए। तो इसमें जो अब जो जैसे इसमें होता है कंडीशन बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनिट, और वाज का प्रयोग नहीं होता, वर का प्रयोग होगा। जैसे अगर मैं कहूं इफ आई वर ए बर्ड, तो आई वुड फ्लाई टू डिफरेंट कंट्रीज, तो मैं डिफरेंट कंट्रीज उड़ता। देखिए इसका नियम फिर समझ लीजिए सेकंड कंडीशनल का, ये वर्तमान समय में कोई ऐसी दशा बनेगी जो संभव नहीं है, अनुमान पे आधारित होगी, और उसका प्रयोग समझिए कि यहाँ पर वर्तमान, देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, ये दशा कब बन रही है, वर्तमान में, लेकिन इसका टेंस क्या जा रहा है, वर्तमान के बावजूद भी इसका टेंस जा रहा है पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा इसमें एक और प्रॉब्लम है कि पास्ट इंडेफिनिट में तो वॉज भी हो सकता है, लेकिन वॉज का प्रयोग ना होकर क्या होता है, इसमें बस वॉज नहीं होगा, बस बाकी चाहे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए, वॉज को छोड़ बाकी सबसे पास्ट इंडेफिनिट का कंडीशन होगी। अब यहां पर क्या होगा सुन लीजिए, यहां पर वुड का प्रयोग हो सकता है, कुड का प्रयोग हो सकता है, माइट का प्रयोग हो सकता है, इस तरह की वर्ड का होगा। ठीक, तो इस तरह के वर्ड, अब इसको एरर बनाना है इसमें, मान लीजिए तो ऐसे बना सकता है, इफ आई वर ए बर्ड, यानी वर्तमान की अधूरी इच्छा, आई वुड हैव, और फ्लोन कर देगा इसको मान लीजिए, तो प्रॉब्लम बिगाड़ दे रहा है, यानी इसके साथ हैव लगा देगा। अब ये जो थर्ड कंडीशनल है इसको समझिए, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशनल वाक्य वो होते हैं जो क्या नाम है, ये देखिए ये वर्तमान में होगा, तो ये कब होगा, इसमें इच्छा कब की होगी, कोई अतीत की इच्छा थी। अगर मेरी अगर मान लीजिए अगर मैं लॉटरी जीत गया होता, जीत जाऊं अभी नहीं, जीत गया होता, तो मैं एक महल बनवा लेता। तो ऐसी स्थिति जो अतीत में आपकी कंडीशन जाए, तो उसको वो किससे बनाते हैं, उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट से। तो इसमें जो कंडीशन बनेगी किससे बनेगी, कंडीशन बनेगी पास्ट परफेक्ट से, और अगले वाक्य में होगा प्रयोग
वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव, यानी इसमें आ जाता है कैन, कुड, माइट और उसके साथ हैव लगता है। जैसे अगर मैं बोलूं हैड आई बीन एन एस्ट्रोनॉट, अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता तो आई वुड गो टू मून, मान लीजिए मैं मून पे जाता चंद्रमा पे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये हैड से परफेक्ट से कंडीशन बन रही है और यहाँ वुड का प्रयोग हो रहा है। देखिए गड़बड़ सड़बड़ जा रहा है, तो यहाँ वुड के बाद क्या आना चाहिए, फिर आई वुड हैव होता, फिर हैव के बाद ये क्या होता, गो नहीं होता, गोन टू होता। बात समझ में आई? तो यानी कि हैड यानी जो अंतिम वाली कंडीशन बनेगी वो अतीत की होगी और हैड से बनती है, और उस हैड के बाद क्या आएगा, उसके बाद अगले क्लॉज में वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव, ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। चलिए इसके बारे में मैं और डिटेल से बताऊंगा आपको कभी कंडीशनल क्लॉज। अब देखिए क्या है, ऑल द फ्लावर्स इन दिस गार्डन विल श्योरली डाई, जो सारे जो पौधे हैं इस वाक्य के मर जाएंगे, बिफोर द रेन विल फॉल। देखिए विल और इधर भी विल, आपको देख के समझ जाना चाहिए कि दो फ्यूचर कर रहा है, गड़बड़ है। तो इसमें कंडीशन क्या बन रही है, अब पहली बात इसमें कंडीशनल, पहले आपको ये भी तो समझ में आया कि कंडीशन बना कौन रहा है। ऑल द फ्लावर्स विल इन बिफोर द रेन्स विल फॉल, ऐसे बोल रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है ये कंडीशन बनाने का काम कर रहा है, कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो तो इसमें बनना क्या चाहिए, ऑल द फ्लावर्स इन दिस गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स फॉल, विल का प्रयोग नहीं होगा, बिफोर द रेन्स फॉल। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब इसमें जिससे कंडीशन बनेगी वो किसमें होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड काट दीजिए, अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन। अब देखिए इफ आई इनहेरिटेड, तो ये V2 है ना, इनहेरिटेड माने अगर मेरे पास होता, तो ये V2 है। तो कंडीशन किस, देखिए अच्छा इसमें कंजंक्शन ये है, इसमें ये कंजंक्शन ये है, ठीक। अब ये कौन सा कंजंक्शन, ये कौन सा अगर कंडीशनल है, ये थर्ड कंडीशनल है, जिसमें इच्छा किससे बनती है, इच्छा बनेगी पास्ट इंडेफिनिट से। देखिए पास्ट इंडेफिनिट हो गया, अगर मेरे पास $1 बिलियन होते, ठीक, तो मैं क्या करता, तो आई विल बोल गया। लेकिन आपको पता है कि जब पास्ट इंडेफिनिट से कंडीशन बनेगी तो किसका प्रयोग हो सकता है, वुड का, कुड का, अब जैसा सेंस हो, माइट का, इस टाइप का प्रयोग होता है। तो ये क्या है, विल का लगा रहा है, विल ना होकर क्या होगा, वुड होगा, ठीक। इस पार्ट में मिस्टेक। चलिए अगला देख लेते हैं, बस अब 2 क्वेश्चन हो गए, सॉरी, सारे 50 क्वेश्चन मैंने कर लिए। देखिए बच्चों, मैंने ये 50 क्वेश्चन जो बताए हैं, आपको ऐसे नियमों पे बताया जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आपको देखिए इनकी प्रैक्टिस, ये नियम की जानकारी हो जाए और उसको फिर आप क्या करिए, तमाम पेपर्स जो कि स्टडी करिए, तमाम चीज़ों का स्टडी करिए और फिर देखिए कि आपकी पकड़ कितनी बनी। अगर आप हर नियम को अलग अलग क्वेश्चंस में पहचान ले रहे हैं, तब समझ लीजिए कि आपको नॉलेज हो गया। और फिर देखिए वही वाली बात है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप मजबूत होंगे। वही कहावत है, रसरी आवत जाति शिल पर हो निशान। तो जब पत्थर पे निशान पड़ सकता है तो प्रैक्टिस करके आप बहुत कुछ पा सकते हैं। ठीक है, बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।